जय हिंद दोस्तों। आपका अपना दोस्त संदीप कुमार बागड़ी और एक नया वीडियो लेके हम पहुँचे आपके बीच। और उम्मीद है कि आपने पहले वाला जो वीडियो हमने डाला था वो वीडियो आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। सभ्यताएं हमारा टॉपिक चल रहा है और पहला जो टॉपिक का वीडियो हमने बनाया था वो था सभ्यता कालीबंगा सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल से बात करी गई थी। और उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो अभी रीट मेंस दे रहे हैं, क्योंकि जो रीट मेंस में आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स उनमें कवर किए गए हैं। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट उसमें बताई गई है भी किस चीज़ पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, तो वो उनको अच्छे से याद कर लें। और वैसे तो ये सभ्यता टॉपिक है वो राजस्थान की कोई सी भर्ती में हो, सब भर्तियों में ये आता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में, आगे सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा एक काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। बस ये इतनी सी चीज़ आपसे मांग रहे हैं, न कि आपसे कोई फ़ीस ली जा रही है। इतना सा आप काम कर दीजिए, बाकी काम हम कर देंगे। और पढ़ना आपको पड़ेगा, हमारे साथ पढ़ते रहिए अपने भविष्य को बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा आपका टाइम गंवाएंगे नहीं। आहड़ सभ्यता के बारे में आज बात करेंगे कि आहड़ सभ्यता के अंदर क्या क्या याद रखना है और क्या क्या पेपर में आ सकता है। इम्पोर्टेंट क्या है आहड़ सभ्यता? देखिए, आहड़ नाम याद आते ही आप भागोगे कहाँ? उदयपुर के अंदर, क्योंकि ये आहड़ सभ्यता कहाँ है? ये उदयपुर के अंदर है। ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। आप मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ेंगे तो उस इतिहास में आपको मिलेगा कि आहड़ को अल्लट एक राजा हुआ था, अल्लट नाम का एक राजा तो हुआ था, उसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आप पेपर में अपने आगे मेवाड़ का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उस टाइम जिक्र करेंगे हम आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ को अल्लट ने राजधानी बनाया था। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं सभ्यता, इसमें क्या आ सकता है? देखिए, मैंने जब सभ्यता शुरू करवाया तो आपको दो तीन चीज़ें सबसे पहले बताई थी कि एक तो आपको हमेशा याद रखनी कि कोई भी जो सभ्यता होगी वो कोई ना कोई नदी के किनारे ज़रूर होगी। तो ये आहड़ जो है ना, वो कौन सी नदी के किनारे है? ये मानी जाती है आपकी बेड़स नदी के किनारे। ये कौन सी नदी के किनारे होगी? बेड़स नदी के किनारे। लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर में बेड़स नदी या नहीं आए तो अगर आपको मिल जाए आयड़ नदी तो आयड़ नदी भी सही हो जाएगा। ये कैसे है देखो, मैं आपको बताता हूँ कि बेड़स नदी का जो उद्गम होता है ना, ये बेड़स नदी का उद्गम ये होता है गोगुंदा की पहाड़ी से। ये गोगुंदा की पहाड़ी से बेड़स नदी का उद्गम हुआ और ये नदी बहती है। फिर जाके ये क्या करती है, एक उदय सागर झील है उदयपुर के अंदर, उस उदय सागर झील में आकर ये बेड़स नदी गिर जाती है। फिर उदय सागर झील से आगे ये बहती है ये जो गोगुंदा से निकल के जब आती है उस टाइम उसका नाम बेड़स न होकर इसका नाम होता है आयड़ नदी। इसका नाम क्या होता है? आयड़ नदी नाम होता है। लेकिन जब ये उदय सागर में आ जाती है और उदय सागर से जब आगे निकल के जाती है तब उसका नाम हो जाता है बेड़स नदी। ये इसकी कहानी है बेड़स की। इसलिए आपको दोनों याद रखना है, बेड़स भी याद रखना है और आयड़ नदी भी याद रखना है। तो आहड़ है वो, अब ऐसे ऐसे याद रख ले। देखो, इसमें बेड़स अड़ है, इसमें आयड़ अड़ है, इसमें आहड़ अड़ है। ऐसे याद रख लेना कि आहड़ है वो बेड़स या आयड़ नदी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक आता है फिर जो इम्पोर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना है। और हर सभ्यता में खोज किसने करी भाई? सबसे पहले नदी का नाम, फिर उसके बाद आती है कि खोज इसकी किसने करी भी। खोज का नाम आते ही क्या नाम आएगा आपके ध्यान में? रतन चंद्र अग्रवाल, या फिर कह सकते हैं इसको RC अग्रवाल। 1954 में इसकी खोज होती है, 1954 में। ठीक है, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, खोज इसकी खोज होती है 1954 में। देखिए, 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी। 2 साल बाद 1954 में आहड़ की खोज होती है 1954 में। और करने वाले कौन थे? इसकी खोज थी RC अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज करी थी। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो चीज़ मैंने बताई थी आपको, उत्खनन। इसका उत्खनन, खुदाई का काम किसने किया था? खुदाई का काम किसने किया था तो वो आपको पता होना चाहिए। खुदाई का काम करने वाले कौन थे भाई? खुदाई का काम किया था अक्षय कीर्ति व्यास। कब किया था? 1961 और 62 में। नाम कौन था? एक तो था अक्षय कीर्ति व्यास। ये आप साथ साथ में लिखते रहे, लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद बहुत ज़्यादा होती है। तो आप
साथ साथ में लिखते रहे, चाहे रफ रजिस्टर में ही लिखे, आप साथ साथ में लिखते रहेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा। अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा हो जाएगा आपका एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया, और तीसरा हो जाएगा वी एन मिश्र। ये 3 नाम होंगे। आर.सी. अग्रवाल, अक्षय कीर्ति, आर.सी. अग्रवाल ने तो करी थी खोज, उत्खनन किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास, सांकलिया और वीन। ये चीज़ें आप याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, ये जरूर याद ना, नाम आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये आते हैं। अब यही तो नाम ही तो याद ही नहीं होते, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। सबकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए, इसी समस्या को याद करवाने के लिए तो हमारा काम यही बच जाता है कि हम इसको कैसे याद कराएं। तो बिल्कुल याद करवाएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। हर चीज़ जगह आपको कोई ना कोई जगह ट्रिक मिलेगी, जहाँ याद नहीं हो रहा वहाँ हम पक्के ज़रूर मौजूद रहेंगे और पक्का याद कराएंगे, वीडियो के अंदर याद कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। वो काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप तो अपना काम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करना जी, एक छोटी सी लॉजिक आपको हिंट दे रहा हूँ मैं। देखिए, एक कीर्ति नाम की लड़की थी, एक कीर्ति नाम की एक लड़की है। वो कीर्ति नाम की लड़की इस बात पर अड़ गई, किस बात पर अड़ गई भाई? एक कीर्ति नाम की लड़की थी, वो इस बात पर अड़ गई कि मुझे तो HD टीवी चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो HD टीवी चाहिए। अच्छा, अड़ गई से अक्षय भी हो सकता है या फिर आहड़ नदी, याद कर लो यार, आहड़ सभ्यता। अड़ गई मतलब आहड़ सभ्यता, ये चीज़ ध्यान रखना सकता है, ठीक है। अड़ गई, कीर्ति नाम की जो लड़की है, कीर्ति नाम की जो लड़की थी, वो इस बात पर अड़ गई। अड़ गई मतलब हो गया आहड़ सभ्यता। कीर्ति नाम की लड़की किस बात पर अड़ गई कि मुझे तो HD टीवी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? HD टीवी चाहिए। अच्छा, उसके पापा ने कहा बेटा अगर आपको HD टीवी नहीं ला के दिया तो फिर क्या करोगी? बोले मैं रोटी चपाती नहीं बनाऊंगी। R से रोटी और C से चपाती। देखो पापा, अगर आपने HD टीवी नहीं ला के दिया, या फिर किसी की वाइफ थी उसने कह दिया अगर HD टीवी नहीं ला के दिया तो आज फिर रोटी चपाती नहीं बनाऊंगी भाई। अब अपने हिसाब से देख लेना। अच्छा, फिर उसने कहा कि अगर आपको HD टीवी ला दे तो, बोले अगर आपने HD टीवी ला दिया तो फिर मैं आपको मिश्री खिलाऊंगी। मैं आपको क्या खिलाऊंगी? मिश्री खिलाऊंगा। तो इसी तरीके से अपने को याद हो जाएगा ये आहड़ सभ्यता की खोज और उत्खनन। क्या भाई? कीर्ति नाम की एक लड़की थी, वो इस बात पर अड़ गई कि मुझे HD टीवी, HD सांकड़िया हो जाएगा, और मुझे तो रोटी चपाती नहीं बनाऊंगी, R.C. अग्रवाल हो जाएगा, और लास्ट में मिश्री खिलाऊंगा मतलब VN मिश्र हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा हिंट, लॉजिक याद करने का, खोज और उत्खनन दोनों, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वीडियो को होल्ड करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब उसके बाद आगे देखिए क्या याद रखना। मैंने कालीबंगा सभ्यता में ये बताया कि कालीबंगा की थोड़ी सी अपोजिट चलेगी। कालीबंगा से क्या ध्यान रखना, देखो कालीबंगा का मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो क्या थी? शहरी सभ्यता थी। क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी। और ये क्या हो जाएगी? ये है ग्रामीण सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता आपकी शहरी और ये हो जाएगी ग्रामीण। जस्ट मिनट, तो ये ग्रामीण सभ्यता हो चाहिए। एक तो ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, खेद देखिए, कालीबंगा और ग्रामीण कालीबंगा मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी कालीबंगा, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था जो नगरीय होती है ना, वो होती है मातृस्थात्मक सभ्यता। ये मैंने आपको बताया था किसमें? कालीबंगा। ये तो कालीबंगा की पहचान। ये छोटा सा बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, कालीबंगा को घसीट रहा हूँ यहाँ। और यहाँ आहड़ सभ्यता इसके अपोजिट क्या हो जाएगी कि देखिए, ये नगरीय थी ना, तो आहड़ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ग्रामीण सभ्यता आपकी। ये आपकी ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। ये मातृस्थात्मक है, नगरीय होती है वो मातृस्थात्मक होती है। और मैंने आपको हिंट दिया था कि नगरीय वो मातृस्थात्मक क्यों होती है, क्योंकि नगरों के अंदर माता की ज़्यादा चलती है। ये मैंने आपको बताया था।
और यहाँ मैं बता रहा हूँ ग्रामीण, ग्रामीण में क्या होता है कि पितृपक्ष की ज़्यादा चलती है भाई, पितृपक्ष जो होता है ना वहाँ ज़्यादा चलती है, तो ये होती है पितृसत्तात्मक सभ्यता। ये आप जानते हैं, अच्छी भली भांति जानते हैं कि गाँव में अंदर की नहीं चाल है, नहीं तो भैया पाऊ वो पीर शाम नहीं, फिर देख लो फिर धूम धड़ाका। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नगरों के अंदर मातृसत्तात्मक होती है और ग्रामीण के अंदर पितृसत्तात्मक होती है। और आहड़ अपनी क्या है, ग्रामीण है। ग्रामीण क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ का जो यह ढाल ढांचा है ना वो गाँव की तरह है। गांव की तरह क्या है कि मकान है वो क्या है, कच्ची ईंटों के बने हुए हैं कि पक्की ईंटों के? नहीं, मकान यहाँ की जो मकान की जो नींव मिली है ना, नींव, वो नींव के अंदर क्या मिला, पत्थर मिले, मतलब क्या हो गए, पक्की ईंटों के हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता में मकान नींव थी वो पक्की ईंटों की मिली है, और ये ग्रामीण सभ्यता और पितृसत्तात्मक सभ्यता, ये आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब हम बात करें कि आहड़ सभ्यता की और क्या क्या महत्व चीज़ है जो अपने पेपर में आ सकती है। अब इसके नाम याद रखने, उपनाम। आहड़ सभ्यता के उपनाम, आहड़ को किन नामों से जाना जाता था प्राचीन टाइम में? अपने आहड़ को कई इनके प्राचीन नाम हैं, जैसे इसको कहा जाता था आघाटपुर, ये पेपर में भी आते हैं, आघाटपुर। और क्या कहते थे इसको, धूलकोट, साथ साथ में लिखते रहे आप, आघाटपुर, धौलकोट। इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बनास संस्कृति। अच्छा जी, और क्या बोलते थे इसको, बोलते थे ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले, तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली थी, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ये इसके उपनाम है, किसके हैं, आहड़ के उपनाम है। आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, ताम्रवती नगरी, ये इसके उपनाम है। याद करें, साथ साथ में बोलते रहे, बोलने से और लिखने से बहुत ज़्यादा होता है, दिमाग एकदम कंस्ट्रक्शन रहता है, एकदम अच्छे से याद होता है, बस लिखते रहे साथ में, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये इसके उपनाम हो गए। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है, अब देखते हैं इसकी उत्खनन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उत्खनन वाले बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, क्योंकि मेन वही तो चीज़ें हैं जो पेपर में आ सकती है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेन उत्खनन में जो चीज़ें मिली थी ना, यहाँ लिख देता हूँ, उत्खनन, उत्खनन में क्या क्या, नंबर एक क्या क्या मिला, यहाँ से मिली तांबा गलाने की भट्टियाँ। अब देखो आप अपने आगे एक तांबा कहाँ से आया, तांबा गलाने की भट्टियाँ तो आहड़ सभ्यता में मिली। तांबा कहाँ से आता था, तांबा आता था गणेश्वर सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से आता था, गणेश्वर सभ्यता, जो नीम का थाना सीकर के अंदर है, उससे आता था तांबा। तो ये तो हो गई ताम्रवती नगरी, और वो हो गई ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। जननी तो जय गणेश्वर सभ्यता, और ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी कहते हैं उदयपुर को। तो ये जरूर याद रखें कि तांबा गलाने की 5-7 भट्टियाँ मिली थी कहाँ, उदयपुर के अंदर। ये एक आपको जरूर ध्यान रखेंगे, तांबा गलाने की अगर भट्टियाँ पूछ ले तो वो कहाँ मिली थी, आहड़ के अंदर मिली, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर में आ सकती है वही चीज़ें मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा। इसके अंदर 2 मिली थी मुद्राएं, 2 इसमें क्या मिली है, मुद्राएं मिली है। अब जो 2 मुद्राएं मिली है ना, उसमें एक जो मुद्रा है, इस मुद्रा और एक ये होगी मुद्रा, इस एक मुद्रा के ऊपर तो मिला है अपोलो, एक राजा है यूनान का। तो राजा क्या है, अपोलो इनका देवता बताते हैं, यूनान का देवता है ये, यूनानी जो है ना, यूनानियों का देवता था ये अपोलो। एक जो मुद्रा उस पर तो अपोलो का चित्र है, दूसरा है ना उस पर है त्रिशूल का चित्र, त्रिशूल, ये जो त्रिशूल होता है ना, ये त्रिशूल का चित्र मिला हुआ है दूसरी मुद्रा पर। तो फर्स्ट मुद्रा अपोलो का चित्र है, दूसरी त्रिशूल का चित्र है। इससे साफ जाहिर है कि हमारा जो संबंध था उस सभ्यता के लोगों का संबंध है कहाँ तक था, यूनानी लोगों तक उनका संबंध था। तो तीसरी चीज़ ये भी याद रख लेना कि आहड़ सभ्यता के लोगों का व्यापार, लोगों का जो व्यापार है वो यूनान के लोगों से था, मिस्र के लोगों से था और सीरिया के लोगों से था। ये तीनों देश थे, इनके साथ हमारा व्यापार होता था। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। भी पहला तो हो गया तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, फिर 2 मुद्राएं मैन आपको मैंने बता दी, अपोलो वाला और एक त्रिशूल वाला। तीसरी यूनान, मिस्र और सीरिया, ये इन देशों के साथ हमारा अच्छा व्यापार था। इस सभ्यता को कौन सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को उद्योग प्रधान सभ्यता कहा जाता है।
उद्योग प्रधान सभ्यता क्यों कहा जाता है? ऐसा यहाँ क्या मिल गया? एक तो यहाँ मिला रंगाई छपाई, रंगाई और छपाई जगह करे करें छिंपा, रंगाई छपाई करने के ठप्पे मिले, ठप्पे आपको नहीं दिख रहा है तो आप लिख रहे रंगाई छपाई करने के क्या मिले थे? ठप्पे मिले थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे 2-4 चीज़ें और हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए और क्या कहते हैं, फिर यहाँ मिले थे हमें लाल भूरे काले मर्द भांड। मैंने बताया था लाल मर्द भांड है वो तो मिले थे कालीबंगा के अंदर, लेकिन यहाँ क्या क्या मिले? लाल भूरे काले मर्द भांड। गुरुजी के काम आया करता? मैंने आपको कालीबंगा में बताए थे कि ये धान रखने के लिए, अनाज रखने के लिए ये मर्द भांड है वो काम में आते थे। ये मर्द भांड जो होते थे ना, कुम्हार से उल्टी तपाई विधि से तैयार किए जाते थे। मटका पकाते हैं वैसे इनको तैयार किया जाता था, बड़े बड़े होते थे, इनके अंदर अनाज रखते थे। अनाज के कोठे बोलते थे इनको, गोरे भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? गोरे भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या मिला? एक इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना, एक घर के अंदर एक साथ 6 चूल्हों के साक्ष्य, एक घर के अंदर 6 चूल्हों के साक्ष्य है वो कहाँ मिले थे? वो भी हमें कहाँ मिले थे? वो भी आहड़ सभ्यता के अंदर मिले, 6 चूल्हों के साक्ष्य एक घर में। इससे क्या हमें सीखने को मिलता है? इससे यही पता चलता है कि ये एक सामूहिक फैमिली रहती थी, घरों में एक साथ कई परिवार एक घर में ही रहते थे। इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है इस सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई आपकी किसके बारे में बात? आहड़ सभ्यता के बारे में। देखो जी पेपर में आएगा तो इनमें से आएगा, और आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अगर आपने ध्यान से अपनी पूरी आंखें ध्यान से सटाकर इसके ऊपर वीडियो में अच्छे से देखा है तो आपको याद हो गया होगा, और पेपर में आप पक्का क्वेश्चन करके आओगे और गोला मार के आओगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसका कोई इलाज है नहीं। अगर एक बार वीडियो और देख लेना, स्पीड लगा के देख लेना, पूरा याद हो जाएगा। दोबारा मैं आपको रिवीजन मार देता हूँ, आहड़ सभ्यता बोल देता हूँ। आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है। नदी पूछे बेड़चौर आयड नदी है। और अगर पूछे ये कौन सी सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता मानी जाती है। फिर बाद में लोहा युगीन भी सभ्यता हो गई थी, क्योंकि ताम्रयुगीन और लोहा दोनों मानी जाती है। इसका शासनकाल 1750 से लेकर 1200 ईस्वी तक तो ताम्रयुगीन थी, बाद में 1250 से लेकर 600 तक लोहा युगीन हो गई थी बाद में। तो ताम्रयुगीन सभ्यता है आहड़ सभ्यता, उदयपुर के अंदर है, बेड़चौर आयड नदी के ऊपर है। खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने करी थी? खोज करी थी आपको मैंने बता दिया, R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज करी थी। उसके बाद उसका उत्खनन का काम कौन करेगा? उसका उत्खनन का काम करेगा अक्षय कीर्ति व्यास, H.D. सांकलिया और V.N. मिश्र ने किया था। मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। कीर्ति नाम की एक महिला थी जो इस बात पे अड़ गई थी, मुझे HD TV चाहिए, नहीं तो मैं रोटी चपाती नहीं बनाऊंगी। अगर रोटी चपाती बनवानी है तो मुझे HD TV ला के दिए। तो उसने कहा अभी ठीक है ला देंगे, तो ला देंगे तो भाई आपको मैं मिश्री खिलाऊंगी। ये मैंने आपको बताया हिंट, तो ये आपको याद हो गई थी। उसके बाद मैंने बताया ये ग्रामीण सभ्यता, और ग्रामीण के अंदर पिताजी की ज़्यादा चाल है तो पितृस्थात्मक हो गई। और ये था कि एक क्या था, यहाँ मकान है वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, क्योंकि नींव के अंदर पक्के पत्थर मिले थे। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना था? उसके बाद आपको ध्यान रखना था उत्खनन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली थी, 2 मुद्राएं मिली थी एक साथ। उसके अंदर एक अपोलो का चित्र, एक त्रिशूल का चित्र था। उसके बाद मैंने बताया इनका संबंध यूनान, सीरिया और मिस्र के साथ इनका संबंध हुआ करता था। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले थे। उद्योग प्रधान सभ्यता और ताम्रवती नगरी इसको कहा जाता है। ये आहड़ सभ्यता की बात हो गई। तीसरी जो सभ्यता आपके जो उसमें दी गई है वो है 3 नंबर की बेराट सभ्यता। ये है जी आपकी बेराट सभ्यता। देखो जी बेराट सभ्यता, वही 3-4 चीज़ें आपको मेन जो सब में कॉमन है। क्या? विराट जो सभ्यता है, विराट को प्राचीन टाइम में विराट नगर कहा जाता था। इसको क्या कहते थे? विराट नगर कहते थे। आज भी है जयपुर के अंदर विराट शहर है, विराट नगर आज भी है। विराट सभ्यता कहा जाता था विराट नगर, ठीक है, क्योंकि यह राजा विराट रहता था। आपने महाभारत देखे तो उस टाइम के समय की घटना है। तो आगे हम बात करें कि महाभारत के समय पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं निकाला था, विराट के राजा विराट के यहाँ पर जो उनको अज्ञातवास मिला तो वो यहीं निकाला। लास्ट जो ईयर था ना 13वां-14वां साल होता है वो। अब देखिए विराट सभ्यता में आपको क्या ध्यान रखना है? मैंने सबसे पहले बताया विराट सभ्यता वो है कहाँ जी। इसकी लोकेशन पूछे तो जी जयपुर के अंदर आती है विराट, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है कि नदी कौन सी है। नदी की बात करेंगे तो नदी आती है इसकी बाणगंगा नदी,
ये लो जी, बाणगंगा नदी के ऊपर है विराट सभ्यता। ये बाणगंगा भी एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र नहीं कहेंगे क्योंकि चंबल के बाद दूसरी ऐसी नदी है जो अपना सीधा जल अपना यमुना में ले जाके डालती है। बाकी नदियाँ सहायक नदी से जाती है, लेकिन बाणगंगा नदी अपना सीधा जल यमुना में नदी भी डालती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए विराट सभ्यता जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद वही विराट सभ्यता की वही चीज़ें आपको याद रखना है जो आर्य सभ्यता के बारे में आपको याद रखनी थी। क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले ये इसकी खोज, एक तो इसकी क्या रखनी थी? खोज। भाई इसकी खोज किसने की थी? तो विराट सभ्यता की खोज के बारे में बात करेंगे तो विराट सभ्यता की खोज करी थी राय बहादुर साहनी ने 1936 के अंदर। राय बहादुर साहनी ने 1936 में खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? विराट सभ्यता की खोज करी थी। ठीक है, अच्छा अब उत्खनन किसने किया जी? ये लो जी, इसका उत्खनन करने का काम किया था कैलाशनाथ दीक्षित। ठीक है, और दूसरा नाम आता है यहाँ कैलाशनाथ दीक्षित, उसके बाद कैलाशनाथ दीक्षित के बाद आता है आपका दूसरा नाम आ गया आपका नीलरतन बनर्जी। नीलरतन बनर्जी, ये हो गए आपके उत्खननकर्ता। सबसे पहले एक नाम खोज राय बहादुर साहनी हो गया 36 के अंदर। ठीक है, खोज करी थी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इनके तो याद वाले ना याद रखना, खोज वाला ज़रूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, नदी और ये लोकेशन याद रखना है। कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरतन बनर्जी। अच्छा, इनकी अब आपको मैं हिंट देता हूँ याद करने की। याद कैसे करना है जी? देखिए, याद ऐसे रख सकते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत है ना, कैलाश पर्वत क्यों मशहूर है? सबको पता है कि शिव जी के कारण प्रसिद्ध है कैलाश पर्वत, अपनी तपस्या के लिए। तो ऐसे याद रखना। देखिए, कैलाश पर्वत है, उसके ऊपर शिव जी मतलब नीलरतन हम किसके बनते हैं? शिव जी को तो बोलते हैं ना, शिव जी को नीलरतन भी बोलते हैं। तो कैलाश है वो नीलरतन है, मतलब शिव जी है। ओ कैलाशनाथ, अब किसी ने एक दीक्षित था, मतलब दीक्षित, इसको बदल लो, दीक्षित से तो राय ली गई, एक दीक्षित से राय ली क्या यार कैलाश है वो या फिर नीलरतन है? नीलरतन मतलब शिव जी। दीक्षित ने राय ली कि नीलरतन है वो कैलाश पर पूजा करता था क्या? दीक्षित ने क्या पूछा कि यार राय बहादुर से राय ली कि यार नीलरतन मतलब शिव जी कैलाश पर पूजा करता था या ध्यान लगाता था क्या? तो अब उसने राय बहादुर ने क्या कहा कि भाई साहब बेरो को नहीं, भाई साहब बेरो को नहीं। बेरो का मतलब हो गया मन तो पतो को नहीं करतो को ना हो। मुझे नहीं पता कि करता कि नहीं करता था। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी कि आपको क्या रखना। एक दीक्षित था, ये दीक्षित ने राय बहादुर से राय मांगी कि नीलरतन है वो कैलाश पर पूजा पाठ करता था क्या? तो भाई बेरो को नहीं मन तो करतो को नहीं, मुझे नहीं पता करता था कि नहीं करता था, और इतने में अपना काम हो गया। तो मुझे नहीं पता करता नहीं करता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वैसे नीलरतन जो शिव जी है उसकी जटा से गंगा जरूर निकलती है। तो इससे अपना याद हो जाएगा बाण गंगा भी। ये हो गई अपनी खोज और उत्खनन की बात। ठीक है, अब बाकी बात आती है इंपॉर्टेंट कि विराट सभ्यता के बारे में और क्या क्या चीज़ें जो पेपर में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, विराट सभ्यता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विराट जो सभ्यता थी ना ये मौर्यकालीन सभ्यता थी। विराट सभ्यता क्या थी? एक तो ये ध्यान रखना कि ये मौर्यकालीन सभ्यता थी। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ चीज़ें मिली देखो। विराट सभ्यता में सबसे पहले जो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि बिज्जक की एक डूंगरी है। डूंगरी बोलना है पहाड़ी हो है ना, पहाड़ियों को बोलते हैं डूंगरी। यहाँ जयपुर की भाषा है डूंगरी, यहाँ डूंगरी पहाड़ियों को बोलते हैं। तो बिज्जक की डूंगरी है, भीम की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, वहाँ बहुत सारी डूंगरियाँ हैं। तो ये बिज्जक की डूंगरी ना, यहाँ पर अशोक नाम सुना होगा आपने, अशोक। ये कहते हैं अशोक मौर्य था ना, अशोक मौर्य का एक 13वां शिलालेख मिला था यहाँ। 13वां क्या मिला था? यहाँ मिला था 13वां शिलालेख। ये 13वां शिलालेख मिला था इस अशोक बिज्जक की डूंगरी से। ये जो 13वां शिलालेख ना था, इसका नाम था भाबरू शिलालेख। इसका नाम क्या दिया था? भाबरू शिलालेख। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि भाबरू शिलालेख है 13वां शिलालेख, सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है ये अशोक का। इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है।
ये विराट सभ्यता से मिला। देखो कितनी महानता की बात है, क्योंकि मौर्यकालीन इसलिए हो गई, मौर्यकालीन, अशोक मौर्य का जिक्र है इसमें, इसलिए मौर्यकालीन सभ्यता मानी जाती है। अच्छा, और क्या क्या, मैं देखो इस पूरे भाब्रू शिलालेख को खोलता हूँ। मैंने भाब्रू शिलालेख जैसे ही खोला, इसके ऊपर लिखा हुआ था, मैं अशोक मगध का राजा। ये भी कहाँ लिखा हुआ मिलता है? ये भी भाब्रू शिलालेख में मिलता है। देखो कितनी ज़बरदस्त बात मैंने आपको बताई। और बताता हूँ, देखो इस भाब्रू शिलालेख से ही हमें पता चलता है कि अशोक ने त्रिरत्न अपनाए थे। आपको याद होगा, आपने आपने वो पढ़ा होगा, तो त्रिरत्न कौन से थे? अशोक को आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अशोक क्या है, पहले जब शासक था तो ये अत्याचारी शासक था। अब जब इसने एक 261 ईसा पूर्व में एक कलिंग विजय करी थी, कलिंग विजय के बाद उसने क्या किया, उसने ऐसे नरसंहार देखा था, वहाँ लोगों की पीड़ाएं, मरते लोगों को देखा, उसके बाद इसने त्रिरत्न अपना लिए थे। मतलब वो त्रिरत्न क्या थे भाई? वो थे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये त्रिरत्न। मतलब महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो गया था ये, महात्मा बुद्ध के चरणों में चला गया था, और उसके बाद में ये 3 चीज़ें अपना ली थी कि महात्मा बुद्ध का प्रचार करूँ, उनके धम्म का प्रचार करूँ, इस संघ की स्थापना करूँगा। तो ये त्रिरत्न का उल्लेख, बुद्ध, धम्म, संघ का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? तो ये भी भाब्रू शिलालेख में मिलता है। बहुत सारी चीज़ें पेपर में क्या आएगा, पेपर में आएगा जी कि मौर्यकालीन सभ्यता है वो कौन सी है, तो आप बता देना विराट है। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हो बताओ जी? तो जी वहाँ से कौन सा शिलालेख मिला है? भाब्रू शिलालेख मिला है ये। अच्छे, भाब्रू शिलालेख और बता देता हूँ कि भाब्रू शिलालेख की बात, कि इसको खोजने वाला व्यक्ति 1837 में खोजा गया था। ये भाब्रू शिलालेख कब खोजा गया? 1837 के अंदर खोजा गया। 1837 में खोजने वाला व्यक्ति था कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस शिलालेख को खोजा था। तो भाब्रू शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट नाम का एक व्यक्ति था, उसने इस शिलालेख को क्या किया था? खोजा था। अब आगे और क्या ध्यान रखना है, देखिए जी, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो शिलालेख यहाँ है, राम सिंह द्वितीय नाम का एक राजा हुआ था जयपुर का, आपको याद हो तो, उसने यहाँ खुदाई करवाई थी, तो यहाँ एक कलश मिला था, स्वर्ण मंजूषा कलश। ये स्वर्ण मंजूषा कलश मिला था। अब कलश जो होता है ना, प्राचीन टाइम में कलश मिलते तो बहुत ज़्यादा मिलते थे खुदाई के अंदर, तो गांव वाले और खोदने वाले बड़े राजी होते थे, भाई धन मिल गया। क्योंकि पहले अपने पुराना बूढ़िया के कराया करता, दीवारों के अंदर कलश में या फिर किसी मटके के अंदर जो अपने पास होती ना संपत्ति, सोना, हीरे जवाहरात, उनको इकट्ठे करके दीवार के अंदर अपने पहले अलमारी बनाते थे, अपने लोकल भाषा में आड़ो बोलिया करता। तो उस अलमारी के अंदर क्या करते, रख देते और उसको लीपा पोती करके बंद कर देते थे। और बाद में आपको पता है वो तो बूढ़ी तो मरमर आ गए, और बाद में वो खंडर हो गए। खंडरों में जो चीज़ें खुदाई मिलती है उनको कलश बोलते थे। यहाँ भी एक कलश मिला था, राजी हुए, धन मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मिली थी अस्थियाँ। इसके अंदर क्या मिली थी जी? अस्थियाँ मिली थी। और ये अस्थियाँ किसकी थी? एक महान पुरुष की, महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ। ये देखिए, ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ आपको बताई कि महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ भी विराट सभ्यता से मिलती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध के समकालीन की सभ्यता है। देखो तीसरी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी क्या है पता है आपको? ये तीसरी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है कि महाभारत कालीन, महाभारत, ये बच्चे होते थे खूब देखते थे, लोगों के घरे जा जाके बाहर बैठ जाते थे और छुप छुप के देखते थे महाभारत। याद होगा आपको, वो भीम का सीन आता था ऐसे बैठे ही रहते थे, रोटी नहीं खाते थे, चाय नहीं पीते थे, बस महाभारत चलने वाली है, महाभारत देखेंगे। वो वही महाभारत है। तो महाभारत के टाइम की देखो, आपने वो देखा होगा कि लास्ट के अंदर जो 13वां जो साल था उनका अज्ञातवास का, किनका? 5 पांडवों का अज्ञातवास का जो समय होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें ये होता है कि आप अज्ञातवास में उनके सामने नज़र नहीं आओगे कौरवों के। अगर आपने कौरवों को आपको पहचान लिया तो आपका वो अज्ञात जो आपने 13 साल निकाले थे ना, वो खंडित हो गए, दोबारा आपको वनवास काटना पड़ता है। ये होता है अज्ञातवास में सिस्टम। तो अज्ञातवास में आपकी पहचान छुपाए रखना पड़ता है। तो यहाँ अपने पांडवों ने क्या किया जी, इन्होंने क्या किया, महाभारत के टाइम में विराट जो अभी जो कहते हैं, और प्राचीन टाइम में इसका नाम था विराट नगर, यहाँ राजा विराट हुआ करता था। उस विराट राजा के यहाँ पर 5 पांडवों ने आकर अपना अज्ञातवास निकाला था, जिसमें आपने अगर इसमें देखा भी होगा या फिर नाटक देखा होगा तो उसमें
जो अर्जुन था वो एक मतलब एक उसका रोल करती है, उसके लड़के को उसकी मिसेज को अपने डांसिंग सिखाती है। और राजा जो विराट होता है उसका जो क्या कहते हैं अपने चौपड़ पासा खेलने में उसका सहयोग करता है, वो सिखाता है कौन, युधिष्ठिर। और ये नकुल सहदेव ये घुड़सवार, और अपने भीम था वो राशन का देखता है। तो ये अपना अलग अलग पहचान छुपा के यहाँ अपना अज्ञातवास निकालते हैं। वो भी स्थान कौन सा था, देखो वो भी विराट, विराट स्थल। बहुत महानता की बात है कि विराट इतना महान स्थल रहा है। तो इससे बहुत सारे पेपर में आ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर मिले हैं पंचमारक सिक्के, 8 पंचमारक सिक्के मिले। मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर सभी सभ्यताओं में बात की जाती कालीबंगा के बाद, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विराट ही है, पेपर में पूछे जाते हैं। 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं, कौन से राजा के हैं, मिनेंडर के हैं। ये राजा मिनेंडर की है भाई, ये भी ध्यान रखना। 8 पंचमारक सिक्के मिले थे, राजा मिनेंडर की है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, मिनेंडर के सिक्के मिले तो बहुत बड़ी बात है, देख लो। उसके बाद देखिए एक आपने नाम सुना होगा वैनसोंग का। ये वैनसोंग क्या, तो हेनसोंग या वैनसोंग, पता नहीं क्या क्या नाम उनके। ये वैनसोंग है ना, ये आया था, चीन का यात्री था। इसको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि आदि इनके नाम हैं। इन्होंने कहते हैं इस विराट सभ्यता का जिक्र किया है। इसकी एक ग्रंथ था, इसका एक ग्रंथ है, उसका ग्रंथ का नाम था CU की इसके ग्रंथ का नाम था। इसमें भी इन्होंने विराट का परिपत्र के नाम से इसका जिक्र किया था। भी हेनसोंग ने विराट सभ्यता का जिक्र किया, मतलब बहुत बड़ी बात थी वो, बहुत बड़ी बात, मतलब इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो ये आपकी कुल मिला के मैंने आपको विराट सभ्यता के बारे में बताती है। आपको याद कितना हुआ, अभी देखिए मैं रिवीजन कर देता हूँ, आप एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले विराट सभ्यता कहाँ है, जयपुर में है जी। नदी कौन सी है, बै विराट बै बाणगंगा, बै विराट बै बाणगंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि खोज किसने करी। इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था 1936 में राय बहादुर साहनी ने इसकी खोज करी थी। और उत्खनन का काम किसने किया था, इस उत्खनन का काम मैंने बताया नीलरतन बनर्जी था। और एक कौन था, नीलरतन बनर्जी के साथ कैलाशनाथ दीक्षित था। उसके बाद मैंने बताया 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट नाम का एक अंग्रेज अधिकारी, जिसने बिजक की डोंगरी से बाबरू शिलालेख, मतलब अशोक का 13वां सबसे बड़ा शिलालेख की खोज करी थी। और उसी शिलालेख के अंदर मैंने बताया कि उस पता चलता है कि अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ को अपनाया था। और उसके बाद मैंने बताया कि महाभारत कालीन रही है और राम सिंह जीते के टाइम में खुदाई के समय एक स्वर्ण मंजूषा कलश मिला था। उस कलश के अंदर महात्मा बुद्ध की क्या मिली थी, अस्थियां मिली थी। तो ये हो गई इसके बारे में मेन चीज़ें। और एक आपको बता दिया कि मिनेंडर के समकालीन के क्या मिले थे, यहाँ सिक्के मिले थे, पंचमारक क्या मिले थे, सिक्के मिले थे। ये हो गई आपकी कौन सभ्यता, विराट सभ्यता। अब एक छोटी सभ्यता और है आपकी, वो है गणेश्वर सभ्यता। देखिए जो रीट के बच्चे हैं उनसे स्पेशल विनती है कि इन 4 सभ्यताओं को अच्छे से पढ़ के जाना। इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना बड़ा है भी नहीं। 1-2 क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो इसको पढ़ के जाना है। और बाकी देखिए सारे एग्जामों में ये सभ्यताएँ आती हैं, बाकी सभ्यता अपने करने वाले हैं, लेकिन स्पेशल रीट वालों के लिए कह रहा हूँ ज़रूर पढ़ के जाना। पेपर में क्वेश्चन आएगा और बाद में मत कहना कि मैंने यार पेपर में आ गया, मैं थोड़ा पढ़ा नहीं, ध्यान मत नहीं दिया। तो ये चीज़ें आप देखते रहना, ठीक है। और आपके लिए मेहनत की जा रही है, स्पेशली रीट वालों के लिए, ठीक है। और आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, आपसे तो बस एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा न आपको ज़्यादा वीडियो में हम कहेंगे कि लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो। सब महान आदमी हैं, सब पढ़ने वाले हैं, सब जानते हैं। एक लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो और बेल बजा दिया करो, घंटी और बटन दबा दिया करो, लोकेशन, क्योंकि जब वीडियो अपने नया वीडियो आता है ना तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई साहब, भाई पुलिस वाले भैया का एक नया वीडियो आ गया और हम जाके देखते हैं। क्योंकि हम क्या है, विश्वासी तौर पर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा। हम पे तो नहीं, खाकी पे विश्वास करो। जो आप फोटो एडिट करके देख रहे हैं, बिल्कुल भाई आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। गलत चीज़ें आपको पढ़ा नहीं रहे, अच्छी चीज़ें आपको देंगे, आप सपोर्ट करें, ठीक है। अब हम गणेश्वर सभ्यता की बात करें। इसमें क्या 4-5 चीज़ें पेपर में आती है नॉर्मल, आपको कुछ ज़्यादातर इनको ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है जी, देखो नीम का थाना सीकर के अंदर है और वहाँ इसकी लोकेशन है, किसकी है, गणेश्वर सभ्यता के अंदर।
फिर वही चीज़ें आपको मैंने बार बार बतानी पड़ेगी कि मैंने नदी खोज, और वो तो आपको ध्यान रखनी है। नदी है जी, इसकी कांतली नदी, गणेश्वर सभ्यता की नदी कौन सी हो जाएगी? कांतली नदी। कांतली नदी के ऊपर है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। उसके बाद मैन इसकी क्या है? खोज। इसकी खोज करी थी किसने? और एक आपको मैंने बता दिया था क्या? उत्खनन। खोज तो इसकी वही आरसी अग्रवाल ने करी थी, और उत्खनन का काम किया था विजय कुमार ने। उत्खनन का काम कौन करो? विजय कुमार करो। गुरुजी इसको कैसे याद रखें? याद करने का तो मेरे पे छोड़ दी, मैं अपने आप बताऊंगा आपको कैसे याद करने। गणेश्वर सभ्यता नदी कांतली नदी है, खोज अग्रवाल ने करी, राशि अग्रवाल ने मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने, और उत्खनन विजय कुमार ने किया। वैसे याद रख लेना, देखो गणेश जी के आशीर्वाद से, गणेश जी के आशीर्वाद से, गणेश जी के आशीर्वाद से आरसी अग्रवाल मतलब, आरसी अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल की विजय हो गई। गणेश जी के आशीर्वाद से आरसी अग्रवाल की विजय हो गई, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल की विजय हो गई। हो गया याद? नहीं हुआ? नहीं हुआ क्या? भी गणेश जी का आशीर्वाद दूँ, रतन चंद्र अग्रवाल की क्या हो गई? विजय हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मेन चीज़। अब और क्या क्या रखना है? देखो 3-4 चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं गणेश्वर में। गणेश्वर में क्या क्या है? देखो गणेश्वर में आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 इसको कहते हैं ताम्रवती सभ्यता की जननी। इसको जननी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तांबा था ना वो गणेश्वर से जाता था दूसरी सतलम। और क्या मिला? अब तांबा यहाँ साथ सबसे ज़्यादा ताम्र युग सभ्यता हो गई, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ क्या मिलेंगे? फिर तांबे के उपकरण मिलेंगे। और यहाँ में मिला था मछली पकड़ने का कांटा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। मछली पकड़ने का जो कांटा होता है ना, कांटा, ये किसका बना होता? तांबे का बना हुआ था। और क्या मिले? तीर मिले। तीर नहीं होते चलाने वाले, तीर है तीर। अब किसी ने कहा कि यार मेरे को तो तीर चलाना ही नहीं आता हैं, मेरे को तीर चलाना ही नहीं आता। बोले हे प्रभु तुम तो तीर चलाओ। लेने वाले तो बहुत हैं, समझ गए होंगे आप। तो तीर है, वो तीर है, आप तो चलाते जाओ, मेरे जैसे बहुत है पकड़ने वाले। तो तीर मिले थे, वो भी किसके थे? तांबे के थे। मछली पकड़ने का कांटा मिला, वो भी किसका था? तांबा का था। और एक का और क्या क्या मिला था? ये तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली थी, ये भी ध्यान रखना है। बस तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, एक तांबे की कुल्हाड़ी। बस ज़्यादा आपको याद नहीं करवा रहे, इतनी चीज़ याद। गणेश्वर सभ्यता में 3-4 चीज़ें बताइए। देखो एक ताम्र युग सभ्यता की जननी है, मछली पकड़ने का कांटा है, तीर है और तांबे की कुल्हाड़ी। बस इतना सा याद रख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा रीट वालों। इतना याद रख लेना, और इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी सभी एग्जामों में आएगा, ऐसी बात नहीं है। इनमें मैंने पूरा जो बताने वाली चीज़ें बताई हैं जो पेपर में आएगी, किससे बाहर कुछ जाने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चारों सभ्यताएं मैंने बात कर ली है। नंबर 1 मैंने बात करी थी कालीबंगा की, 2 नंबर मैंने बात कर ली आहड़ की। कालीबंगा का अलग से वीडियो बना हुआ है, वो देख लेना। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, कालीबंगा को भी देख लेना। फिर आहड़ को मैंने बात कर लिया आज इस वीडियो के अंदर, बैराठ की बात कर ली, और गणेश्वर सभ्यता की बात हमने कर ली। ये चारों सभ्यताओं की बात कर ली। लास्ट में एक बात फिर कहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। बस इतनी सी आपसे विनती है, अपने दोस्तों तक पहुँचा देना वीडियो को कि भाई साहब ये वीडियो है, आप भी देख लीजिए, पेपर में आपके भी काम आ सकता है। लास्ट में जय हिंद, जय भारत।